Hello and welcome to my YouTube channel. As you already know that we had started a free video lecture series on Nitin Sangwan. This book is one of the best books for the exams of sociology. Either it is civil service examination, NET, JRF or any university entrance. So if you are preparing any examination for the sociology, so this video lecture is going to be very important for you. सो वीडियो लेक्चर के सीरीज़ एंड तक बने रहिए। आज का जो वीडियो लेक्चर हमारा है वो जो पहला टॉपिक बुक में दिया गया है उसके बारे में। इससे पहले हमने सिलेबस को डिस्कस किया, तो आज हम यूनिट का जो टॉपिक नंबर 1 है उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज हमारा टॉपिक क्या है, उसको डिस्कस करेंगे। जो टॉपिक नंबर 1 है, ये जो अंडर द टाइटल जो नितिन सांगवान ने दिया है वो सोशियोलॉजी द डिसिप्लिन, यानी इस डिसिप्लिन के बारे में थोड़ा बहुत इसकी इंफॉर्मेशन। लेकिन इससे पहले वी विल स्टार्ट द रीडिंग्स ऑफ द टॉपिक। फर्स्ट आई विल गिव यू सम टिप्स और द सम लाइन्स whom वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे। जो इस वीडियो लेक्चर में, जो इस लेक्चर में नितिन सांगवान ने डिस्कस किया है वो 4 मेन पॉइंट्स को उसने डिस्कस किया है। तो लेक्चर से पहले वो 4 पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा कि पहले इसने इस लेक्चर में लिटरल मीनिंग ऑफ सोशियोलॉजी को डिस्कस किया है। ठीक है, लिटरल मीनिंग ऑफ सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी की लिटरल मीनिंग क्या है, जब आप ये समझेंगे देन इसके बाद उसने डिस्कस किया है बैकग्राउंड ऑफ द सोशियोलॉजी, कि जब सोशियोलॉजी आई उस टाइम यूरोपियन बैकग्राउंड क्या था, बैकग्राउंड ऑफ सोशियोलॉजी क्या था और उसका इन्फ्लुएंस कितना पड़ा सोशियोलॉजी पे। उस टाइम सोशियोलॉजी जब इमर्ज हो रही थी, जब एज अ सब्जेक्ट ये सोशियोलॉजिस्ट के दिमाग में थॉट आ रहा था दैट वी नीड अ सब्जेक्ट विच विल स्टडी सोसाइटी। सो एट दैट टाइम व्हाट वाज द बैकग्राउंड, व्हाट वाज हैपनिंग इन द यूरोपियन सोसाइटी, यूरोपियन सोसाइटी में हो क्या रहा था जिसका इम्पैक्ट फिर सोशियोलॉजिस्ट पे आया, उसकी वजह से उन्होंने एक सब्जेक्ट दे दिया। ठीक है, उसका इम्पैक्ट फिर क्या रहा। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 इसने इसमें डिस्कस किया है, वो इसने डिस्कस किया है सोशियोलॉजी एज ए कॉमन सेंस। ठीक है, कॉमन सेंस। देखिए, जब बैकग्राउंड में डिस्कस ये करते हैं तो उस टाइम साइंटिफिक रेवोल्यूशन था, साइंस की वजह से जब इम्पैक्ट लोगों पे आया, जो मैं आपको नेक्स्ट में पढ़ाऊंगा, साइंस उसका उस वक्त साइंस का दौर था, तो उसका इम्पैक्ट जो पड़ा वो सोशियोलॉजिस्ट पड़े। सोशियोलॉजिस्ट ने सोशियोलॉजी को थ्रू द लाइन्स ऑफ साइंस डेवलप करने की कोशिश की, यानी कि जो साइंस की मेथोडोलॉजी है वही हम सोशियोलॉजी में भी अप्लाई करेंगे। यानी जिस तरह से साइंटिफिक साइंस वाले सोसाइटी को, साइंस वाली चीज़ों को स्टडी करते हैं, उसी तरह से सोशियोलॉजिस्ट भी सोसाइटी को स्टडी करेंगे। ठीक है, लेकिन उसके बाद सोशियोलॉजी एज ए कॉमन सेंस, फिर उसके बाद कुछ और आए, उन्होंने कहा नहीं, हम सोसाइटी को एज साइंटिफिक लाइन्स पे स्टडी नहीं कर सकते, जिसको हम कॉमन सेंस बोलते हैं, जिसको हम सोशियोलॉजी में आपने अगर नाम सुना होगा फिनोमिनोलॉजी, इथनोमेथोडोलॉजी एंड इंटरेक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव। ठीक है, तो ये आपस में काउंटर में बैठे थे। ठीक है, यानी कि इन दोनों के बीच में डिस्कशन ये था कि क्या हम सोशियोलॉजी को साइंस के स्टडी करें। इन्होंने कहा नहीं, हम सोशियोलॉजी को साइंस के लाइन से स्टडी नहीं कर सकते, यानी उसकी मेथोडोलॉजी को, साइंस की मेथोडोलॉजी को फॉलो नहीं कर सकते हैं। देन लास्ट में ये कहते हैं कि सब्जेक्ट की ब्यूटी क्या है, वाई सोशियोलॉजी इज मोर डिफरेंट फ्रॉम द अदर सब्जेक्ट। सोशियोलॉजी की क्या ब्यूटी है, इसकी ये ब्यूटी है क्योंकि इसके डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हैं जो आपने पढ़े होंगे, अगर आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में पता होगा। फंक्शनलिज्म, ठीक है, फंक्शनलिज्म आपको, जब आप फंक्शनलिज्म थ्रू फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव से सोसाइटी को देखोगे तो आपको एक डिफरेंट व्यू आएगी। जब कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव से देखोगे तो आपको एक अलग व्यू देखेगी सोसाइटी से। जब इंटरेक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव से देखोगे तो सोसाइटी आपको अलग से देखेगी। जब आप पोस्ट मॉडर्न जो हमारे सोशियोलॉजिस्ट उनकी नज़र में देखोगे तो सोसाइटी आपको एक डिफरेंट व्यू देगी। तो ये सब्जेक्ट की ब्यूटी है, ये बहुत सारे व्यूज से आपको, बहुत सारे आइज यानी कि बहुत सारे तरीकों से सोसाइटी दिखाएगी। ठीक है, तो ये 4 मेन चीज़ें जो डिस्कस की है ये नितिन सांगवान ने इस लेक्चर फर्स्ट में डिस्कस की हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 1 को और देखते हैं नितिन सांगवान ने क्या क्या लिखा है इसमें। द वर्ड सोशियोलॉजी हैज़ बोथ लेटिन एंड ग्रीक ऑरिजिन, यानी कि सोशियोलॉजी का जो वर्ड सोशियोलॉजी है इसके दोनों ऑरिजिन्स हैं। क्या, कौन कौन से ऑरिजिन्स, इसका लेटिन ऑरिजिन भी है और ग्रीक ऑरिजिन भी है। ठीक है, यानी 2 वर्ड से बना है। द वर्ड कम्स फ्रॉम द लेटिन वर्ड सोशो, यानी कि सोशो वर्ड जो आया है ये लेटिन से आया है।
इसका मतलब होता है कंपेनियन और स्फिक्स लॉजी जिसका मतलब होता है स्टडी, ये ग्रीक ऑरिजिन है, ठीक है। तो वर्ड सोशियोलॉजी जो है ये दो ऑरिजिन, इसके दो ऑरिजिन हैं, लेटिन एंड ग्रीक ऑरिजिन है इसका। वर्ड सोशो जो है इसका लेटिन ऑरिजिन है, और लॉजी जिसका ग्रीक ऑरिजिन, जिसका मतलब होता है स्टडी। यानी दोनों को जब हम सिंपलेस्ट सेंस में मिलाएंगे तो सोशियोलॉजी इन ए सिंपलेस्ट मीनिंग इज द स्टडी ऑफ सोसाइटी। यानी कि सोशियोलॉजी किसको स्टडी करती है? सोसाइटी। सिंपलेस्ट मीनिंग में हम कहते हैं या लिटरल मीनिंग में हम कहते हैं सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोसाइटी, ठीक है। एंड सोशल इंस्टीट्यूशंस, और ये स्टडी करती है सोशल इंस्टीट्यूशंस को। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज सोशल इंस्टीट्यूशंस? एज ए स्टूडेंट ऑफ सोशियोलॉजी यू विल आस्क व्हाट इज सोशल इंस्टीट्यूशन। इन द लिटरल मीनिंग वी से सोशल इंस्टीट्यूशंस हम कहते हैं सोसाइटी में, हमारी जो सोसाइटी अगर आप देखोगे इसको कौन चलाता है? फैमिली। हमारी सोसाइटी में मैरिज है, ठीक है, पहले मैरिजेस होंगे फिर उससे फैमिली बनेगी, फैमिली के बाद हमारी सोसाइटी में एजुकेशन है, उसके बाद हमारी सोसाइटी में इकोनॉमिक सिस्टम है, इसके बाद हमारी सोसाइटी में पॉलिटिकल सिस्टम है, इसके बाद हमारी सोसाइटी में रिलीजन भी है, ठीक है। तो ये सब जो मिल के जब ये काम करते हैं तो तभी हमारी सोसाइटी फंक्शन कर पाती है, ठीक है। हमारी सोसाइटी में नॉर्म्स है, हमारी सोसाइटी में वैल्यूज़ है, हमारी सोसाइटी में कस्टम्स है जो हम धीरे धीरे सीखते हैं। जब हम बड़े होते हैं तो हम कस्टम्स सीखते हैं अपनी सोसाइटी में, वैल्यूज सीखते हैं, व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ राइट, नॉर्म्स सीखते हैं, ट्रेडिशन सीखते हैं, बिलीफ सीखते हैं। तो धीरे धीरे इससे क्या होता है? इससे सोसाइटी फंक्शनल होती है। तो इन सभी को हम क्या बोलते हैं? एजुकेशन, पॉलिटिकल सिस्टम, ठीक है, जो हमारा है फैमिली, मैरिज, नॉर्म्स, वैल्यूज, कस्टम्स, ट्रेडिशंस, बिलीफ्स, इन सब को हम क्या बोलते हैं? सोशल इंस्टीट्यूशंस। सिंपल कंसेप्ट। तो सिंपली हम कहते हैं सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड सोशल इंस्टीट्यूशंस, जिसमें हम सोशल इंस्टीट्यूशंस को पढ़ते हैं, फैमिली, मैरिज, किनशिप, रिलीजन, एजुकेशन, ठीक है, नॉर्म्स, वैल्यूज, फोकवेज, मोरल्स, कस्टम्स, ट्रेडिशंस, बिलीफ्स, इन सब को हम पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं सोशियोलॉजी। तो ये लिटरल मीनिंग आपको जो मैंने पहले बोला था, पहले इसने लिटरल मीनिंग डिस्कस किया, वो क्लियर हो गया। नाउ वी विल कम टू द सेकंड पॉइंट, दैट इज द बैकग्राउंड ऑफ द सोशियोलॉजी। अब ये सोशियोलॉजी के बारे में इसका बैकग्राउंड बताएगा। सोशियोलॉजी इवॉल्वड, इसने कहा सोशियोलॉजी इवॉल्व हो गई, आई एन एसेंट डिसिप्लिन विद इन द प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस ऑफ नेचुरल साइंस। सोशियोलॉजी जब इमर्ज हो गई, जब वो इवॉल्व हो गई, एक यानी कि ये रिसेंटली डेवलप हुई है, लास्ट में ये डेवलप हुई है, जो सब्जेक्ट आया था लास्ट में वो सोशियोलॉजी आया था, ठीक है, विद द प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस। लेकिन इस पे किसका इन्फ्लुएंस पड़ा था? नेचुरल साइंस का। नेचुरल साइंस हम किसे बोलते हैं? नेचुरल साइंस। हम साइंस यानी साइंस के सब्जेक्ट्स मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी, जोलॉजी, इनको हम बोलते हैं नेचुरल साइंस, ठीक है। तो नेचुरल साइंस का क्या इन्फ्लुएंस पड़ा इस पे, ये क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए इसमें आपको सीधे, जब हम यूरोप जाते हैं, जब हम इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी पढ़ते हैं, तो उस वक्त साइंटिफिक रेवोल्यूशन था, उस वक्त इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था, इस वक्त फ्रेंच रेवोल्यूशन था। लेकिन साइंस का सबसे ज़्यादा उस वक्त रेवोल्यूशन था, जिसको हम कॉर्पेनियन रेवोल्यूशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो उस वक्त रेनेसा पीरियड था, साइंटिफिक अपने पीक पे था। उस वक्त सबसे बड़े जो हमारे जो चार्ल्स डार्विन थे, उसने ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज लिखी थी, ठीक है, वो भी एक पीक पे था। और उसके साथ साथ हमारे जो हमारे गैलीलियो थे, वो साइंटिफिक रेवोल्यूशन उस वक्त, और स्टीम इंजन उस वक्त पीक पे था। तो ये चीज़ें जो थी, साइंटिफिक रेवोल्यूशन पीक पे था, ठीक है, साइंस पीक पे था उस वक्त। यानी उस वक्त ये कहा जाता था एवरी प्रॉब्लम इन द सोसाइटी कैन बी सॉल्व्ड बाय साइंस। साइंस हर किसी ह्यूमन प्रॉब्लम को का सोल्यूशन है, ठीक है। तो उसका इन्फ्लुएंस क्या पड़ा? उसका जब इन्फ्लुएंस पड़ा साइंस पे, वो किस पे पड़ा? वो सोशियोलॉजिस्ट्स पे पड़ा। सोशियोलॉजिस्ट्स इस चीज़ को देख रहे थे, क्योंकि उस वक्त सोसाइटी में बहुत सारी चेंजेस आ रही थी। तो सोशियोलॉजिस्ट्स इस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे थे। तो उन्होंने क्या कहा, उन पे इस साइंस का इम्पैक्ट पड़ा, क्योंकि साइंस उस वक्त हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे रहा था। तो इन सोशियोलॉजिस्ट्स ने कहा कि वी विल आल्सो फॉलो द मेथोडोलॉजी ऑफ साइंस। इन्होंने कहा हम सोसाइटी को स्टडी करेंगे, हम एक सब्जेक्ट देंगे जो सोसाइटी को स्टडी करेगा, लेकिन 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 वो क्या करेगा? वो भी फॉलो करेगा। किसको फॉलो करेगा? वो मेथड्स ऑफ साइंस को फॉलो करेगा। सो इसी तरह से हम कहते हैं इसका इन्फ्लुएंस पड़ा। किस पे इन्फ्लुएंस पड़ा? सोशियोलॉजिस्ट पे। किसका इन्फ्लुएंस? साइंस का इन्फ्लुएंस, नेचुरल साइंस का। अब आप बोलोगे सर हाउ, कैसे? जैसे
चार्ल्स डार्विन ने हमारे ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज में कंसेप्ट दे दिया ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, तो उसी को फॉलो फिर स्पेंसर ने किया। स्पेंसर ने इसको फर्दर फॉलो किया सोशियोलॉजी में। उसने फिर लाया कंसेप्ट सोशियोलॉजी में ह्यूमन एवोल्यूशन का। उसने कहा जिस तरह से एक ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है, धीरे धीरे बच्चा, फिर वो धीरे धीरे जब वो अडल्ट में आता है, फिर वो धीरे धीरे ओल्ड एज होता है, तो इसी तरह से सोसाइटी भी डेवलप होती है। ठीक है, सोसाइटी सेम ऑर्गेनिक एनोलॉजी जो इसने कंसेप्ट दिया, सोसाइटी भी एक ऑर्गेनिज्म की तरफ धीरे धीरे डेवलप होती है। ठीक है, तो इन्होंने फिर इन चीज़ों को अप्लाई कहाँ किया? सोशियोलॉजी में अप्लाई किया। जिस तरह से अगस्कोट ने क्या लाया, जिस तरह से अगस्कोट ने पॉजिटिविज्म लाया। पॉजिटिविज्म का मकसद ही क्या है? पॉजिटिविज्म इज द मेथोडोलॉजी ऑफ साइंस which Agascourt want to follow in the sociology while studying the society। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस पड़ा नेचुरल साइंस का। जैसे इसने फिर डिस्कस खुद किया है, डार्विन जो डार्विन की हाइपोथेसिस थी, हैड ए टेलिंग इफेक्ट ऑन द अर्ली सोशियोलॉजिकल पोस्टुलेट्स। तो इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा था अर्ली सोशियोलॉजिकल, यानी जो क्लासिकल सोशियोलॉजिकल थॉट हमारा है उस पर इम्पैक्ट पड़ा था। उसके बाद कहते हैं सम ब्रिटिश सोशियोलॉजिस्ट्स इवन विव्ड ह्यूमन सोसाइटी इन अ सिमिलर एवोल्यूशनरी फैशन एज दैट ऑफ द ऑर्गेनिक एवोल्यूशन ऑफ लिविंग बीइंग। कि कुछ ब्रिटिश सोशियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने कहा जिस तरह से ऑर्गेनिज्म का एक डेवलपमेंट होता है, ठीक है, जैसे ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है, जैसे एक जिंदा चीज़ जो है वो डेवलप होती है, उसी तरह से सोसाइटी भी डेवलप होती है। ठीक है, सिमिलर फैशन में सोसाइटी भी इसी तरह धीरे धीरे यानी सिंपल से कॉम्प्लेक्स सोसाइटी भी धीरे धीरे सिंपल सोसाइटी से कहाँ आती है? कॉम्प्लेक्स सोसाइटी में। ठीक है, और जिसमें हमारे एवोल्यूशनरी थेरीज आई थी, जिसमें हमारे आते हैं, ठीक है, एवोल्यूशनरी थेरीज में हमारे बहुत सारे जो सोशियोलॉजिस्ट्स आते हैं, जैसे हमारे अगस्कोट आते हैं, ठीक है, उसके बाद एलिस मॉर्गन आते हैं हमारे, जिसने सेवेजरी से बार्बरिज्म और सिविलाइजेशन का कंसेप्ट दिया। अगस्कोट ने कहा सोसाइटी जब डेवलप होती है, ह्यूमन थॉट जो डेवलप हुआ था वो पहले कैसे डेवलप हुआ था? उसने कहा 3 स्टेजेस में डेवलप हुआ, थियोलॉजिकल, मेटाफिजिकल एंड पॉजिटिव स्टेज में। ठीक है, तो बहुत सारे हमारे एवोल्यूशनरी सोशियोलॉजिस्ट्स हैं जिन्होंने कहा सिमिलर, जिस तरह से एक ऑर्गेनिज्म का एवोल्यूशन होता है इसी तरह से सोसाइटी का भी एवोल्यूशन होता है। ठीक है, सो देन दिस आल्सो इन्फ्लुएंस्ड मेनी लीनियर एवोल्यूशनरी थ्योरीज एंड पर्सपेक्टिव्स लेटर। तो फिर धीरे धीरे सोशियोलॉजी में क्या आई? बहुत सारे लीनियर एवोल्यूशनरी थ्योरीज आई, जिसकी वजह से क्या हुआ, जिन पे किसका इम्पैक्ट पड़ा? साइंस का इम्पैक्ट पड़ा। ठीक है, सिंपल कंसेप्ट है। आइडियोलॉजी ऑफ साइंस, फिर जो आइडियोलॉजी ऑफ साइंस उस वक्त थी, जो मॉडर्निज्म आया था, जो रैशनल थॉट आया था, जो उस वक्त रीजन डेवलप हुआ था, वाज हार्ड टू इग्नोर। वो उनके लिए बहुत ही मुश्किल था उस टाइम, सोशियोलॉजिस्ट जो थे उनके लिए बहुत मुश्किल था इसको इग्नोर करना। इन दोज टाइम एज ए रिजल्ट वो उसको इग्नोर नहीं कर पाए। उसकी वजह से instead of being passive student, earlier sociologists was lavishly indulged in the grand theoretical speculations। तो धीरे धीरे क्या हुआ, इसका इम्पैक्ट सोशियोलॉजिस्ट पे पड़ा, वो भी बड़े बड़े थेरीज डेवलप करने में लग गए। ठीक है, तो उन पे उसका इम्पैक्ट पड़ा, जिसकी वजह से उन्होंने बड़े बड़े थेरीज दे दिए। ठीक है, early sociologists were even tried to maintain distance from other social science। इतना साइंस का इम्पैक्ट पड़ा अर्ली सोशियोलॉजिस्ट्स पे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने मेंटेन कोशिश की दूर रहने की, किससे? अदर सोशल साइंस यानी पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, इनसे दूर रहने की कोशिश की। क्यों? बाय कॉन्टेंटिंग, उन्होंने क्या कहा? दैट सोशियोलॉजी अलोन इज अ ट्रू साइंस ऑफ सोसाइटी। की सोसाइटी का अगर कोई ट्रू साइंस है जो उसको साइंटिफिकली स्टडी करता है, वो सोशियोलॉजी है। ठीक है, some claimed that it is the most sophisticated of all the sciences and hence shall arrive at discover at the end of the science। कुछ ने कहा कि जिस तरह से हमारे अगस्कोट ने कहा हायरार्की ऑफ साइंसेस में, उसने कहा लास्ट में जो साइंस आया वो सोशियोलॉजी थी। ठीक है, तो सोशियोलॉजी जो थी वो लास्ट में जो साइंस आया वो सोशियोलॉजी है, जो एंड में साइंस आया। सोशल इंस्टीट्यूशंस वायर व्यूड इन टर्म्स ऑफ दियर रोल। उस टाइम पे सोशल इंस्टीट्यूशंस को किस तरह देखा जाता था? दियर रोल एंड फंक्शनैलिटीज। उस टाइम हमारे फैमिली, मैरिज, किनशिप, रिलीजन, उनका रोल और फंक्शन देखा जाता था। उनका रोल क्या है और फंक्शन क्या है, यानी कि ये इनका रोल, ये सोसाइटी में क्या रोल करते हैं, इनका फंक्शन क्या है, ये कितनी ज़रूरी है, क्या फंक्शन है इसके। जैसे हमारी फैमिली हमें सोशलाइज करती है, हमारी फैमिली हमें शेल्टर देती है, हमारी फैमिली हमें क्या करती है? हमें नरिश करती है, सोशलाइज करती है। तो उस टाइम रोल और फंक्शन देखा जाता था सोशल इंस्टीट्यूशंस का। ठीक है, so counter currents within the discipline also started to flow at the same time, and all the claims were soon to be tested and annually
सॉरी एनविल ऑफ लेजिटिमेशन। तो उसके साथ साथ काउंटर करंट्स विद इन द सोशियोलॉजी भी डेवलप हो गए, यानी नए नए थॉट्स डेवलप हो गए। उसके बाद उनके बीच में जो एक सोशियोलॉजिकल डिबेट है वो स्टार्ट हो गया। फिर सोशियोलॉजी विद इन द सोशियोलॉजी, फिर डिबेट्स हो गए सोशियोलॉजिस्ट के अंडर, क्या हम